तो हमने अब तक क्या-क्या कवर किया है, एनएलएम 1 पढ़ा हमने, फिर मोमेंटम के बारे में समझा, फिर एनएलएम 2 पढ़ा है हमने, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने इसके ऊपर बेसिक, फिर एनएलएम 3 पढ़ा है, उसके बाद इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी डिफरेंट टाइप्स की, किस तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, ग्राफ का भी प्रॉब्लम देखा यहाँ पे। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखा हमने, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है उसको हमने समझा, कैसे फोर्सेज इसमें एक्ट करते हैं उसके बारे में समझा, टेंशन क्या होती है, टेंशन किस तरीके से काम करता है हमारा, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ये डायग्राम भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं, इसको इलस्ट्रेट करते हैं कि यहाँ पे टेंशन कैसे ऐड कर रहा है। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है। कितनी स्ट्रिंग यहाँ पे? 3 डिफरेंट स्ट्रिंग दिख रही होगी आपको। ये T1 स्ट्रिंग है यानी पहली स्ट्रिंग, ये T2 दूसरी स्ट्रिंग, ये T3 तीसरी स्ट्रिंग। यहाँ पे एंगल भी दे रखा है 37 डिग्री का, जो कि बन रहा है हमारा T3 स्ट्रिंग के साथ। T3 स्ट्रिंग के साथ में एंगल भी बन रहा है यहाँ पे। क्या समझ में आता है? सेंटर से जो मास होता है वो नीचे की तरफ क्या लगाता है? mg लगाता है। ये नीचे की तरफ mg लगा रहा है, ऊपर की तरफ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T1 है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो T1 ऐसे लगता है, सॉरी। देखो, तो यहाँ जो आपका जो T1 है आपका, मैं कह सकता हूँ कि आपका जो T1 है वो बराबर हो जाएगा mg के। T1 आपका बराबर हो जाएगा किसके? mg के। मैं कह सकता हूँ पहली बात। दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे कि आपका ये जो T3 है ना, आपका ये जो T3 है, T3 आपका x और y दोनों के अंदर आ रहा है, x एक्सिस में, y एक्सिस दोनों में आ रहा है। तो क्या इसको कंपोनेंट इसका ब्रेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आगे फर्दर ड्रॉ करें तो अगर ये 37 है तो ये भी 37 डिग्री अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इससे मैं कह सकता हूँ T3 cos 37 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा? T3 साइन 37 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज़ पता होनी चाहिए हमें। साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 4/5 होती है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये जो T3 है ना, T3 साइन 37 जो ऊपर दिख रहा है, वो यहाँ T1 के वजह से T1 के बराबर आ सकता है, मतलब T1 के सामने आ रहा है वो। तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो मेरा T1 है ना, जो T1 है वो हमारा T3 साइन 37 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? साइन 37 की वैल्यू 3/5 है। और T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू mg है, तो इसकी जगह मैं mg लिख सकता हूँ। तो mg इक्वल टू में T3 इंटू में 3/5 लिख सकता हूँ। और क्या मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे T3 है, यहाँ पे जो T3 है वो किसके बराबर आ गया? 5/3 mg के बराबर आ गया। ये बात मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें T2 की, ये T2 दिख रहा है आपको यहाँ पे T2। क्या ये T2 हमारा T3 cos 37 के बराबर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो कह सकते हैं T2 इक्वल टू में T3 cos 37 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4/5 है। 4/5 है, ठीक है। T3 की वैल्यू हमने 5/3 mg निकाली। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/3 इंटू में 4/5 आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, तो आपका T2 बराबर कितना आ जाएगा? 4/3 mg आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा T2, ये हमारा T3, और ये हमारा T1 है जो कि mg के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों टेंशन्स की बात हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नॉट है। नॉट मतलब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स को बांध रखा है, इसलिए यहाँ पे 3 टेंशन हमें निकालनी थी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग नहीं है, 3 स्ट्रिंग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना समझ में आया तो फिर से देख लेना, सिंपल है, हमें बस ये देखना था। देखो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो 3 वाला है ना, वो एक्चुअल में एक्स वाई दोनों के अंदर आ रहा है, तो उसका आप कॉम्पोनेंट ब्रेक करोगे। और बाकी जो आपका T1 है वो तो एक्स के अंदर है, और जो आपका T2 वाला था वो सीधा वाई के अंदर था। फिर वहाँ से इक्वेट कर लिया हमने, बराबर देख लिया कौन सा किसके बराबर आ रहा है। सिंपल है, बिल्कुल टेंशन ऐसे ही लगता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमें टेंशन निकालना है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और क्या बोला गया? सरफेस आपका स्मूथ होता है, फ्रिक्शन लेस होता है। इसके कहने का मतलब क्या होता है? जैसे एक ना सिस्टम ऑफ मासेस होगा। सिस्टम ऑफ मासेस मतलब बहुत सारे मास रखे होंगे, उनको एक स्ट्रिंग से, ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया होगा। ठीक है, आप इस तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ भी फोर्स लगा रहे हैं। तो मान लो जिस तरफ आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आप जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बेसिकली एक तरफ ज़्यादा लग रहा है, एक तरफ कम लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स डिफरेंस होता है। नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स की वजह से फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के लिए देखेंगे तो मास, टोटल मास, इसका भी मास, इसका भी मास, यानी कि मास आपका टोटल मास होता है। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे सिस्टम के लिए आपको दिख रहा है ये 3 किलो का है, ये 2 किलो का है, यानी कि मास कितना है टोटल? यहाँ पे मास टोटल यहाँ पे 5 किलोग्राम का है। और एफ नेट की बात कर लें, नेट फोर्स कितना है? उस तरफ 20 लग रहा है, 20 ज़्यादा उस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा, इतना समझ में आ चुका है। बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो 20 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 15/5 डिवाइड करने पे कितना आ गया? 3 न्यूटन का नेट फोर्स। एक सेकेंड, नेट फोर्स थोड़ी निकाला हमने, एक्सेलरेशन निकाला है।
लिखा तो ऊपर नेट फोर्स है, रुको इसको ठीक से कर देते हैं यहाँ पे। ये नेट फोर्स लिखा है, नीचे हमने क्या लिखा है, टोटल मास लिखा है, और हमने निकाला है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू आया 3 न्यूटन नहीं आएगा यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं। आपका ये एक्सेलरेशन आया है कितना, 3 आया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आ गया, सीधा हिसाब है। एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, इतना समझ में आ गया। आपको टेंशन निकालना है, टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखा है, एक ही स्ट्रिंग है, यानी कि T1 बोल सकते हैं स्ट्रिंग को, एक ही स्ट्रिंग है। अब समझो यहाँ पे अगर इस मास को हम देखें, जैसे ये 3 kg वाला दिख रहा है आपको, 3 kg वाला दिख रहा है, और यहाँ पे ये 2 kg वाला दिख रहा है। ठीक है, टेंशन क्या है, टेंशन भी एक टाइप का फोर्स है, टेंशन भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, तो हमें फोर्स ही निकालना है। फोर्स कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आपका इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ क्या लग रहा है, और इस तरफ क्या लग रहा है, इस बात को समझो। इस तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, और इस तरफ टेंशन 1 लग रहा है। इस तरफ आपका टेंशन 1 लग रहा है, और इस तरफ आपका 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, एफ नेट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं एफ नेट इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, मतलब बड़ा, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। बड़ा किस तरफ होगा, देखो T1 बड़ा होगा, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस तरफ है, तो बेसिकली T1 फोर्स बड़ा हो गया। जिस तरफ फोर्स ज्यादा होता है उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है, तो T1 यहाँ पे बड़ा फोर्स हो गया। तो T1 में से 5 न्यूटन को माइनस कर देंगे, बराबर मास कितना है सब्जेक्ट का, 3 kg का मास है, इंटू में एक्सेलरेशन कितना है हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है, 3। ठीक है, तो T1 और 3 3 9 जमा 5 कर देंगे, तो T1 यानी कि टेंशन 1 आपका कितना आ गया, 14 न्यूटन का आ गया। आप चाहे तो इस केस में भी निकाल सकते थे, यहाँ पे एफ नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 20 न्यूटन ज़्यादा लग रहा है ऑफकोर्स, तो 20 माइनस T1 इक्वल टू में मास कितना है, 2 गुणा में 3 कर देंगे, 2 3 6, और माइनस T1 और यहाँ पे -20, तो माइनस T1 इक्वल टू में -14, इससे कैंसल आउट हो, तो T1 बराबर आ गया आपका 14 न्यूटन। तो दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी हमें टेंशन ही निकालना है, सेम इसी तरीके से होगा, बस एक छोटी सी बात है जो कि हो सकता है आप ध्यान ना दें, उसको हम ध्यान दिलवा देंगे अभी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पहले बात समझ में आ गई, क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है, जब भी तो पता चलेगा। हमें पता है इस तरफ और एक्सेलरेशन, बट उसकी वैल्यू क्या एक्सेलरेशन की, वो कैसे निकालेंगे, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास कौन सा, टोटल वाला। ठीक है, एफ नेट निकाल लेंगे, 20 में से 2 गया तो यहाँ लग रहा है अपना 18 न्यूटन, 18 न्यूटन लग रहा है, और मास कितना हो जाएगा, 3 4 5 1 6, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। ठीक है, तो एक एक के लिए अगर हम देख लें, इसके लिए बात करें, जैसे ये 3 kg का दिख रहा है आपको, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, यहाँ पे T1 लग रहा है, इधर लग रहा है 2 न्यूटन। अगर हम इधर बात कर लेते हैं 2 kg वाले की, 2 kg वाले की इस तरफ लग रहा है T2, इस तरफ लग रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या लग रहा है, इस तरफ T1 लग रहा है। ठीक है, अगर बात कर लें यहाँ पे इस 1 kg वाले की, तो इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है T2। तो कहीं ना देखो आपको T1 T2 की वैल्यू चाहिए होगी, जब भी आप बीच वाले को तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बीच वाला सॉल्व नहीं होगा, मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको। तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये T1 और यहाँ पे 2 न्यूटन का दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि ये वाला फोर्स बड़ा होगा। तो T1 माइनस 2 इक्वल टू में क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे, 3 kg का मास है, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे हमारा 3 है, 3 3 9, T1 माइनस 2, तो T1 इक्वल टू में 9 10 11, 11 न्यूटन का आ गया T1 हमारा। ठीक है, यहाँ से हम T2 को निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस तरफ है, यानी कि 20 माइनस T2 इक्वल टू में मास कितना है 1 kg का, एक्सेलरेशन कितना है 3 का, तो T2 इक्वल टू में 3 माइनस 20, यानी कि माइनस T2 बराबर -17, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना आ गया, 17 न्यूटन आ गया। T2 17 न्यूटन आ गया। अगर इसके अंदर पुट करके देखें, T2 बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, तो T2 माइनस T1 कर देंगे, इक्वल टू मास 2 है, इंटू में एक्सेलरेशन हमारा 3 है, 2 3 6 होता है यहाँ पे T2 17 है, माइनस में 11 है, 17 माइनस 11 में 6 बराबर 6 है। तो इससे आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे टेंशन जो आपने निकाला है वो बिल्कुल ही आपने सही निकाला है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन को आप एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, या कुछ जगह पे आपको आर भी देखने को मिल जाएगा। आर हमारा बेसिकली जब रिएक्शन फोर्स हम मान लेते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमारा, नॉर्मल जो लगता है वो कहीं ना कहीं एक रिएक्शन रिएक्शन के पेयर के अंदर भी आता है, तो रिएक्शन फोर्स भी खिला सकता है हमारा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसको एन से डिनोट करते हैं, फिर आर से भी, दोनों बातें सेम होती है, अलग कुछ नहीं होता इसके अंदर। याद रखना, नॉर्मल जो रिएक्शन जो लगता है, नॉर्मल जो रिएक्शन लगता है वो एक पुश करता है, क्या करता है, एक पुश करता है। ठीक है, तो पुश टाइप का वो एक फोर्स कहलाता है, यहाँ पे पुश करता है। और ये एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब है कि जब ये टच होगा जब भी काम करेगा, बिना टच के ये काम नहीं करता हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे टच करना आवश्यक है, टच करेगा जब भी हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके अलावा एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
हमेशा ये जो सरफेस होता है ना, सरफेस जहाँ टच करता है उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इस चीज़ को अगर हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस कैसा है, सरफेस ऐसा है, तो थोड़ा गलत बन गया, सरफेस ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ अगर बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। यहाँ पे सरफेस तो एक पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे सरफेस पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ होगा, इसका ऐसा स्ट्रेट इसका ड्रॉ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये सभी नॉर्मल फोर्सेस है जो कि इसके ऊपर एक्ट कर रहे होंगे किसी भी सरफेस पे, जब वो कॉन्टेक्ट के अंदर आएगा तब। और यही सिंपल सा कारण है कि हमारा जो मास एम होता है उसको हम यहाँ सेंटर से दिखा देते हैं, राइट, कि नॉर्मल लग रहा है उसके ऊपर। वो भी कहाँ टच हो रहा है, देखो यहाँ टच हो रहा है ना सरफेस पे, तो सरफेस से परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करते हैं उसके अंदर भी। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक का तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल भी ईजी था, ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। इसका मतलब क्या है, जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो आपके वेट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको कैसा फील होता है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको कैसा फील होता है। लिफ्ट अगर टूट गई, बाय चांस ऐसा हो ना, लिफ्ट अगर टूट गई, लिफ्ट ऐसे ही गिरने लग गई, तो उस केस में क्या फील होगा आपको, राइट। हम इस चीज़ को यहाँ पे समझने वाले हैं। पेरेंट वेट का टॉपिक यहाँ पे काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, सिंपल सा भी है, आप इजीली इसको समझ जाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये व्यक्ति है, व्यक्ति एक लिफ्ट के अंदर है और ये इसने क्या लगा रखा है, यहाँ पे ये इतने एक वेजिंग स्केल लगा रखा है जिस पे अपना ये वेट चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, वेट चेक कर रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपना वेट चेक करते हैं, ना कि मास। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, हम वेट चेक करते हैं क्योंकि जी की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो हम लोग वेट चेक कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो अपना वेट चेक करेगा, देखेगा कि वेट कैसे कैसे फर्क पड़ेगा इसके वेट पे, जब ये ऊपर जाएगा, जब नीचे जाएगा। ठीक है, और लिफ्ट टूट जाएगी, तो लिफ्ट टूट जाएगी, नीचे जा रहा है, गिर रहा है ऐसे। ठीक है, लिफ्ट टूट गई है तो नीचे जा रहा है, लेकिन टेक्निकली वो ऊपर ही जा रहा है भगवान के पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्सेप्ट किसका, नेट फोर्स का समझेंगे। कैसे, पहले यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करें। यहाँ पे जैसे लिफ्ट मान लेते हैं, एक केस मान लेते हैं कि लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है। लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है और ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति इस लिफ्ट में खड़ा है, तो हमें समझ में आ रहा है लिफ्ट में खड़ा है तो इसके सेंटर से क्या लग रहा होगा, एम लग रहा होगा। और क्योंकि ये वहीं खड़ा हुआ है, ये कहीं जा तो नहीं रहा ना, तो एम के अपोजिट यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लिफ्ट जा किस तरफ रही है, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है मतलब ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पे। अब तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसी तरफ का फोर्स ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, यानी ऊपर को एक्सेलरेशन है तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। फॉर्मूला हम अब कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एफ नेट इक्वल टू में एम इंटू ए होता है, यानी कि बड़ा वाला आर है उसमें से माइनस कर देंगे छोटू वाले एम जी को, इक्वल टू में मास। यहाँ पे क्या है, देखो एम ए है, एम ए है। ठीक है, यहाँ पे एम ए है, तो एम यहाँ पे हम देखो क्या समझ सकते हैं इस बात को कि आपका ये एम ए जो है इसको इधर भेज देंगे, तो आप लिख सकते हो रिएक्शन फोर्स इक्वल टू में एम ए प्लस एम जी। क्या इन दोनों के अंदर यहाँ पे एम कॉमन है, एम कॉमन हो जाएगा एक्सेलरेशन प्लस जी। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन और जो है उसका, और ये ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे, वो क्या कर देगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है। तो इस केस में उसका जो अपेरेंट वेट है, यानी इंसान का जो वेट है ना, वो ज़्यादा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, इंक्रीज्ड वेट दिखेगा यहाँ पे। इस केस में आपको ऐसा लगता भी होगा, आपने कभी लिफ्ट में गए हो तो आप देखोगे लिफ्ट ऊपर जाती है, आपको भारी सा फील होता है, भारीपन फील होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड की, अगर लिफ्ट आ रही है नीचे, लिफ्ट आ रही है अगर डाउनवर्ड, लिफ्ट आई अप डाउनवर्ड। ठीक है, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो इसको बनाते हैं फिर से। लिफ्ट अगर नीचे आ रही है मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब एम जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एफ नेट इक्वल टू में एम इंटू ए करेंगे। यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम जी बड़ा है, आर छोटा है, उसको माइनस करेंगे और एम इंटू ए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि माइनस आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एम ए माइनस एम जी हो जाएगा, एम ए माइनस एम जी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे एम को कॉमन ले सकते हो, एम को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपका,
एम को कॉमन होकर अंदर बच जाएगा आपका ए माइनस जी बच जाएगा, ए माइनस जी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आती है कि यहाँ पे जो आपका अपेरेंट वेट है ना, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है। कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। आपका वेट यहाँ पे कम फील होता है। जब लिफ्ट नीचे को जाती है आपको हल्का फील होने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको जो अपेरेंट वेट है वो कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर लिफ्ट आपकी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चले। अब होता क्या है, मैं यहाँ पे कह रहा था लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर जा रही तो एक्सेलरेट करी, नीचे आ रही एक्सेलरेट करी, यानी कि स्पीड में उसको कुछ फर्क आता है, वेलोसिटी में फर्क आता है तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसके अंदर। बट अगर मान लें वो यूनिफॉर्म तरीके से जा रही है, ठीक है, बिल्कुल जैसा स्टार्ट किया बिल्कुल एंड तक वैसे गई, यूनिफॉर्म उसने किया है ट्रैवल, यहाँ पे उसका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल रही है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका। यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन है, बात समझना है यहाँ पे, अगर हम उसकी ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन में चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है वहाँ पे। तो हम उस केस में कंसिडर करते हैं कि आपका जो एक्चुअल जो वेट होता है ना इंसान का, एक्चुअल जो वेट होता है वो अपेरेंट वेट के बराबर हो जाता है। एक्चुअल जो वेट होता है वो यहाँ पे अपेरेंट वेट के बराबर होता है। बेसिकली यहाँ पे जो वेट है वही रहता है, उसमें फ़र्क नहीं आता हमारा। ठीक है, अब हम कंडीशन की बात करते हैं, फ्री फॉल की कंडीशन। फ्री फॉल में यानी ऐसे लिफ्ट ऐसे टूट गई ऊपर से, आप नीचे गिरते जा रहे हो। उस केस में क्या है, लिफ्ट ऊपर से टूट गई, आप नीचे ऐसे ही गिरते चले जा रहे हो, तो हमें क्या समझ में आता है यहाँ पे? अच्छा कि देखो यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल लगा है तो, सिंबल कह रहा हूँ सॉरी, साइन लगा है तो ठीक है। इतना आप होशियार हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहते हो तो आर को इस तरफ बेच के एम जी माइनस एम ए भी कर सकते थे। ठीक है, अगर एम जी माइनस एम ए कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो अब आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव करके आपको लिखना है। तो हमें फ्री फॉल की कंडीशन की बात कर लेते हैं। फ्री फॉल की कंडीशन में यानी कि लिफ्ट आपकी टूट चुकी नीचे पहुंचती जा रही है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ना लिफ्ट का, क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रहा होगा? क्योंकि लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है, अब वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रही है। तो यानी कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहाँ पे उसका जो है, यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा होगा। अगर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी माइनस जी। ए माइनस जी थोड़ी ना करेंगे, ना ए माइनस जी करेंगे ना प्लस करेंगे, तो जी माइनस जी है ना, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जी में से जी गया, खत्म हो गया। क्या आपका यहाँ पे ज़ीरो के बराबर आएगा ये? जब ये ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन का नाम होता है वेटलेसनेस। यानी इस केस में क्या होता है कि आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, आपको कोई वेट फील नहीं हो रहा होगा वहाँ पे। इस कंडीशन का नाम है वेटलेसनेस। ठीक है, ये स्कूल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो आपको अपेरेंट वेट यहाँ पे अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? टेंशन को समझा। टेंशन भी एक फोर्स है, जिस तरफ नेट फोर्स ज़्यादा होता है उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ का फोर्स बड़ा होता है, उस तरफ के फोर्स में से आप छोटे वाले फोर्सेस को माइनस करेंगे नेट फोर्स को। ठीक है, टेंशन कैसे निकलेगा स्ट्रिंग के अंदर ये भी हमने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने दोनों न्यूमेरिकल देख लिए, नॉर्मल रिएक्शन भी समझ लिया यहाँ पे, अपेरेंट वेट को भी यहाँ पे इजीली क्लियर कर लिया हमने। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका एफबीडी बनाना है। यहाँ पे दो मासेस रखे हुए हैं, एक M2 मास है, उसके ऊपर M1 मास रखा हुआ है। ठीक है, मैं पहले चाहूँगा कि आप इसको खुद से ट्राई करें एक बार, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आप खुद से एक बार ट्राई करें, समझें यहाँ पे कैसे काम कर रही चीज़ें, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं M1 की। M1 को आप देखो यहाँ पे, ये M1 दिख रहा है, ये M2 दिख रहा है। M1 की अगर बात कर लें, ये रहा हमारा M1। ये जो M1 है, क्या मैं कह सकता हूँ ये M1 नीचे की तरफ क्या लगा रहा है? M1G लगा रहा है, M1G लगा रहा है। ऊपर की तरफ क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ होता है नॉर्मल, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ नॉर्मल रिएक्शन बराबर M1G है यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं M2 की बात कर लूँ, जो M2 दिख रहा है, क्या M2 के सेंटर से यहाँ पे M2G नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा जी, M2G लग रहा है यहाँ पे। अगर M2G लग रहा है तो क्या इसको भी एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बराबर लग रहा होगा? इसके नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ पे। नॉर्मल कौन सा लग रहा होगा? यहाँ पे N2 लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा? N2। अगर इसका नाम N1 रख दूँ, यहाँ पे N2 बोल सकता हूँ। बट अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो ये भी समझो अगर यहाँ N2 लग रहा है नीचे से, तो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो किसके बराबर है? M1G के बराबर है। तो ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है क्या वो M1G लगा रहा है नीचे की तरफ? क्या M1G हमारा N1 के बराबर है? क्या M1G हमारा N1 के बराबर है? तो अगर मैं मास 2 को जब देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ मास 2 के ऊपर एक तो यहाँ से N1 लग रहा है और एक यहाँ नीचे से N2 लग रहा है। समझ में आ रहा है ये? देखो यहाँ तो M2G लग रहा है ना ऐसे, बट मैंने क्या बोला, ऊपर से जो N1 लग रहा है
वो एम जी के बराबर है और इसके ऊपर एम जी भी एक्ट कर रहा है, एम जी भी एक्ट कर रहा है, एम वन जी इसका एक्ट कर रहा होगा इसके ऊपर, यानी कि एक नॉर्मल टू भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल नहीं दो नॉर्मल हो जाएंगे, एक नॉर्मल नहीं दो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, दो नॉर्मल हो जाएंगे। अब जैसे ये नॉर्मल एक्ट कर रहा है नॉर्मल टू, वैसे एक नीचे की तरफ भी एक्ट करेगा नॉर्मल टू, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे यहाँ पे। अब एक बात समझना है यहाँ पे कि जो M1 जो मास रखा है आपका वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। M1 मास के मूव थोड़ी ना कर रहा है आपका, तो M1 कैसा है, एक इक्विलिब्रियम के अंदर रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है, यानी कि नेट फोर्स उस पर क्या मान लेंगे हम, जीरो मान लेंगे, उसका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की तो इसमें किसके बराबर है, वो M1G के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो N2 है, N2 को हम क्या बोल सकते हैं, N2 हमारा N1, N2 हमारा N1 प्लस M2G के बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि M1G है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, M1G प्लस M2G हो जाएगा। यहाँ पे G कॉमन आएगा तो N2 कैसे निकाल लेंगे, N2 निकालने का तरीका हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू में G। तो N2 इस प्रकार से सीधा निकाला जा सकता है अगर हमें निकालना पड़ा तो। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है आपको, ये सिर्फ समझने के पर्पज से आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया जाएगा, कैसे यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है, अच्छे समझ लेना उस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। इसके अंदर आपको FBD ड्रॉ करना है इसके अंदर भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, उसको ध्यान से अभी अच्छे समझ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझो। इसके अंदर देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्योंकि एक थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा है। द मास इज एट रेस्ट, यहाँ जो मास है ना आपका वो रेस्ट पे है, क्योंकि स्ट्रिंग से लगा हुआ है, स्ट्रिंग से लगा हुआ है और इसी पोजीशन पे तो रेस्ट में है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसको बड़ा करके बनाया ताकि आपको इजीली समझा सकूँ यहाँ पे क्या बात है। ये मास m दिख रहा है, मास m दिख रहा है, इसका देखो नीचे की तरफ यहाँ सेंटर से क्या लगेगा, नीचे की तरफ यहाँ पे नीचे लग रहा होगा आपका mg, क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, इतना पता है mg लग रहा है यहाँ पे। और नॉर्मल कैसा लगता है, नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर हो ये कंपलसरी नहीं होता, इतना याद रखना इस बात को, नॉर्मल हमेशा आपका बराबर हो mg के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, बट mg हमेशा डाउनवर्ड्स लग रहा है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, यानी ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा थीटा, कैसे देखो ये थीटा है, इतना बड़ा थीटा है, ये वाला एंगल कितना है 90, वाला कितना 90, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो बचा हुआ एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बचा हुआ एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे कि mg के साथ में जो एंगल बन रहा है, mg के साथ में जो एंगल बन रहा है ना, वो क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो साथ में क्या हो जाएगा उसके थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा तो 90 है ना, इस 90 को ही तो बराबर करना है, इस सेकंड ये पूरा 90 नहीं, सॉरी 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 ये 90 नहीं, ये पूरा गलत बोल दिया, यहाँ पूरा 90 बन रहा होगा, यहाँ पूरा 90 बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा वाला पार्ट थीटा हो जाएगा, बेसिक सी बात है, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो वैसे ही मतलब थोड़ा समझ लो कि हाँ यहाँ पे कैसे लेना होता है इस चीज़ को, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये वाला यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखो कि ऐसे ये आपका आ रहा है, आपका मास m जो है, तो ये आपका x और y दोनों के अंदर है, x और y दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है, अरे ये देखो ये पूरा 90, ये पूरा 90, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये प्लस थीटा ही होगा ना। किसी को नहीं समझ आ रहा तो फिर भी समझ लो एक बार फिर से, क्या किया जाए, समझानी पड़ेगा। देखो तो ये दिख रहा है mg, और ये दिख रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा 90 तो है, ठीक है, और ये ट्राइंगल ही तो बन रहा था यहाँ पर, ट्राइंगल में ये थीटा था, ये 90 था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्या ये 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा ना, इससे कैंसिल होगा तो पूरा 90 तो बचेगा, ये उम्मीद करता हूँ आप तो क्लियर हो ही गया होगा। तो ये थीटा हो गया, ठीक है। थीटा के साथ में क्या आएगा यहाँ पे mg कॉस थीटा, ठीक है, mg कॉस थीटा, और क्योंकि स्ट्रिंग लगी है तो स्ट्रिंग के इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, स्ट्रिंग के इधर टेंशन लग रहा होगा, और इसके अगर ये mg कॉस थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा आपका mg साइन थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर आपका mg कॉस थीटा ही हो गया, mg साइन थीटा ही हो गया।
ठीक है, इतना क्लियर है। अगर बात कर लें यहाँ पे टेंशन की बात कर लेते हैं और इस नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो ऊपर बन रहा है, ये नॉर्मल जो बन रहे हैं, दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो टेंशन है, टेंशन किसके बराबर दिख रहा है आपको? टेंशन आपको एम जी साइन थीटा के बराबर दिख रहा है। ठीक है, नॉर्मल आपका किसके बराबर दिख रहा है? आपको एम जी कॉस थीटा के बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और याद रखें, जो इंक्लाइंड प्लेन जो दिख रहा है ना आपको, इंक्लाइंड प्लेन जो है, इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है ना, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इसके साथ में जो एंगल बनता है ना, वही एंगल नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में बनता है। यानी ये नॉर्मल दिख रहा है ना आपको, नॉर्मल, ये नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो सेम एंगल होता है। ये थीटा थीटा बराबर होता है। ये भी कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी ये थीटा के बराबर ही है। ये थीटा, ये वाला थीटा जो है इस थीटा के बराबर ही होता है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। अभी फिर से बता रहा हूँ मैं, ना समझ आए तो फिर से रिकॉल कर लेना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, आगे क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्या रहेगी, यहाँ पे एक आपका मास है 2 kg का, और इसके साथ में एक और मास रखा हुआ है जो कि 1 kg का है। ठीक है, इस तरफ से आपका फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का। तो फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स, फाइंड करना है आपको, नॉर्मल फोर्स निकालना है। नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे? करने का तो बिल्कुल सिंपल फंडा है, अभी हमने सीखा ही इसको कैसे करना होता है। तो एफ नेट जो होता है आपका बराबर किसके होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के होता है। एफ नेट कैसे निकालेंगे यहाँ पे? 25 माइनस 1 इंटू में मास कितना हो जाएगा टोटल 2 और 1 3 इंटू में एक्सेलरेशन निकाल लेंगे उसको। तो 24/3 बराबर ए, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया इसका, या गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैं एन निकाला था नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे? अब नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्या समझ में आएगा? देखो, आप एक चीज़ समझो यहाँ पे कि जो 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ये जो मास है बेसिकली, ये इस 1 kg वाले से टच हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे। अब ये इससे टच हो रहा है तो 1 kg वाला जो है, 1 kg वाला इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? 1 kg वाला इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल लगाएगा, ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल लगाएगा। अगर ये नॉर्मल लगा रहा है इस तरफ से, यानी जो 2 kg का मास है, यानी जो 2 kg का मास है आपका, ठीक है, उसके ऊपर इधर से क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। इधर से क्या लग रहा है आपका? 25 न्यूटन लग रहा है। इधर से 25 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, इधर से आपका नॉर्मल लग रहा है। तो एफ नेट इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा? 25 माइनस एन, और यहाँ पे एम क्या है आपका? एम आपका 2 है इसके लिए, और ये आपका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 8 निकाल रखा है, 2 8 16 होता है। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? नॉर्मल फोर्स याद रहे, नॉर्मल है ये। ठीक है, नॉर्मल आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9 न्यूटन के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे? 9 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कि मैसिव स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, मैसिव स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग के अंदर कोई मास नहीं है, वो मासलेस होता है। बट अगर एक मैसिव स्ट्रिंग आ जाए जिसके अंदर मास होता है, एक यानी मोटी रस्सी आ जाए, तो मोटी रस्सी अगर आ गई तो रस्सी काफ़ी मोटी है। अब रस्सी अगर मोटी है तो उसके अंदर जो टेंशन होता है ना, वो टेंशन अलग अलग होता है। क्या बात याद रखनी यहाँ पे कि आपका जो टेंशन होता है ना एक मैसिव स्ट्रिंग के अंदर, वो आपका डिफरेंट होता है। टेंशन आपका डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग टेंशन देखने को मिलता है। तो मैसिव स्ट्रिंग यानी मोटी स्ट्रिंग है काफ़ी, ऐसे मोटी स्ट्रिंग मान लो आप। ठीक है, स्ट्रिंग काफ़ी मोटी है आपकी। ठीक है, स्ट्रिंग बहुत मोटी होती है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है, इसका जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, वहाँ पे इसका टेंशन जो होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम टेंशन होती है। इस बात को क्या समझो कि जैसे मान लो कि सपोज करो कि आप कहीं लटकने गए। ठीक है, कहीं लटकने नहीं, मतलब एक जो मंकी बार्स होता है आप उसको लटकने गए। ठीक है, बिकॉज यू वांट टू बी अ मंकी। ठीक है, तो आपने ऐसे पकड़ लिया इसको। ठीक है, अब पकड़ लिया आपने, लटक गया आप। लटकने के बाद क्या होगा? लटकने के बाद आप लटक चुके हो, अब आपको दर्द फील होगा। दर्द कहाँ फील हो रहा है? पैर में दर्द फील हो रहा है क्या? क्या बॉडी के नीचे पार्ट में दर्द फील हो रहा है? नहीं। बॉडी के ऊपर पार्ट में दर्द फील हो रहा है शायद, थोड़ा थोड़ा। और सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ फील हो रहा है? हाथों के अंदर। सबसे ज़्यादा दर्द अगर हाथों के अंदर हो रहा है, यानी कि अब हाथों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आपको जो हाईएस्ट जो टेंशन जो फील हो रही है ना, वो आपके हाथों में हो रही है, यानी स्ट्रिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे भी हो रही है। ये समझ में आ रहा है? अगर आप नीचे आपकी जो लोअर बॉडी है ना, इतना लोअर बॉडी को अगर कंसिडर करूँ, तो देखो आपकी लोअर बॉडी कुछ भी फील नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी जो ऊपर बॉडी का जो पार्ट है ना, जो ऊपर बॉडी का जो पार्ट है आपका, उसने उसने इस नीचे वाले पार्ट को होल्ड कर रखा है।
नीचे वाले पार्ट को होल्ड कर रखा है आपकी बॉडी ने। ठीक है, बॉडी आपकी अलग अलग तो होती नहीं, पीसीस के अंदर है ना, कि ऊपर का हिस्सा अलग है नीचे का हिस्सा अलग है। तो ऊपर के जो पीस है आपके, मतलब ऊपर का जो पार्ट है बॉडी का, उसने नीचे वाले पार्ट को होल्ड कर रखा है कंप्लीट बॉडी। जो समझ में आ रहा है आपको, इतना समझ में आ रहा है। अब इस सब में एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग का कुछ मास हम m मान ले अगर, और स्ट्रिंग की कुछ लेंथ भी है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उससे अगर हम l मान लें, ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट तो ऊपर वाले की वजह से ही होल्ड हो रखा है, ऊपर वाले की वजह से ही होल्ड हो रखा है। अब जो l लेंथ जो है, देखो l लेंथ है, ये l लेंथ है और इसका कुछ मास है, l जो लेंथ है उसका जो मास है वो m है। यानी एक यूनिट की अगर हम बात कर लें, एक यूनिट की बात कर लें, तो मैं कह सकता हूँ मास अपॉन l, इतना मैथमेटिक्स आता है ना, ये लेंथ उस तरफ चला जाएगा डिवाइड में, लेंथ उस तरफ चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको x पार्ट मान लूँ, इतना जो x पार्ट है, और मुझे x निकालना है, मुझे फाइंड करना है इस x पार्ट को, ये जो नीचे जो पार्ट जो बच रहा है इसका x जो पार्ट है, x पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, m/l x हो जाएगा, m/l x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक इस वाले स्ट्रिंग को देखें, ये वाला जो इतना जो पोर्शन जो हम देख पा रहे हैं, इतना पोर्शन जो हमें दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा है m/l x, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है t, ठीक है। हमें समझ में आता है यहाँ जो टेंशन होगा ना आपका, कैपिटल m/l और ये x, यहाँ पे टेंशन इसका इस प्रकार से निकाला जाएगा, टेंशन इसके बराबर ही तो आ रहा है, टेंशन इसके बराबर आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैसिव स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं कि आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बट फिर भी आपको इसका एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें काम करती हैं। तो समझ में आ रहा है कि आपका हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा होता है। इसका एक और एग्जांपल है, जब आप स्विंग पे झूलते हैं, झूले पे झूलते हैं, तो सबसे ज़्यादा टेंशन जो झूला होता है उसको कहाँ फील हो रहा होता है, उस पॉइंट पर जहाँ से वो कनेक्टेड हो रखा है, जहाँ से वो कनेक्टेड हो रखा है, ठीक है, वहाँ से नहीं जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ से कनेक्टेड हो रखा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन फील हो रही होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इसकी, कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग भी हम जो एक मासलेस कंसीडर करते हैं, उसका कोई मास नहीं है, मासलेस कंसीडर तो करते हैं। और एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि आपका जो स्प्रिंग जो फोर्स होता है ना, वो पुल करता है और पुश भी करता है। स्प्रिंग को आप खींच भी सकते हो, आप कंप्रेस भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो स्प्रिंग को, तो दोनों चीज़ें कर सकते हो स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग हमने बनाया, ठीक है। स्प्रिंग का लेंथ क्या है, स्प्रिंग का लेंथ L है, ठीक है। होता क्या यहाँ पे कि वो कितना, देखो अब स्प्रिंग को आप खींचते रहोगे तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो दब जाएगी एक आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं कि एकदम से स्प्रिंग आपने जितनी खींची उतनी खींच के खुल जाती है, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब आप उसको खींचते हो, ठीक है, जब आपने उसको खींचा तो कुछ पार्ट उसका आ गया होगा, राइट, कुछ पार्ट बहुत हार्ड फील होता है आपको खींचते हो या प्रेस करते हो तो, है ना। तो होता है कि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है, ठीक है। तो आप स्प्रिंग को ऐसे पुल करोगे या पुश करोगे तो आपको एक स्टिफनेस फील होगी उसके अंदर, ठीक है, आपको एक स्टिफनेस फील होगी, स्टिफनेस वर्ड बोलते हैं इसको बेसिकली, स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर आपको एक स्टिफनेस फील होती है, वो काफ़ी टाइट फील होती है खींचते वक्त भी और दबाते वक्त भी। तो ये जो स्टिफनेस जो फील होती है ना, इससे हम साइंस में बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे हम के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। और ये के की जो वैल्यू होती है ना, ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है आपकी स्प्रिंग की लेंथ से, ठीक है। यानी स्प्रिंग की लेंथ जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टिफ होगी, उतनी ज़्यादा वो हार्ड होती है, स्टिफ होती है। स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसको खींचना उतना ही आसान होगा, उसकी स्टिफनेस उतनी ही कम होगी। देखो मान लो एक ऐसी स्प्रिंग दे दी आपको, स्प्रिंग दे दी ऐसी, तो इसको खींचना मुश्किल है, इसकी लेंथ बहुत छोटी है। बट अगर बहुत लंबी वाली दे दी आपको, बहुत लंबी लेंथ वाली दे दी है, तो आप उसको ईजिली जो है कंप्रेस भी कर पाएंगे और खींच भी पाएंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। स्प्रिंग फोर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें ना, स्प्रिंग फोर्स की प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है, हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग when it is when it is stretched or compressed, when it is stretched or, wait a minute, there is an error, okay, let me erase it first. Stretched or compressed, ओके। और स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है ऑलवेज ट्राइज टू, ये जो फोर्स करता क्या है, स्प्रिंग का जो फोर्स है कर क्या रहा है, दिस फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग
ब्रिंग द स्प्रिंग बैक बैक टू इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और वी कैन ऑल्सो से लेंथ। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। रिस्टोरिंग मतलब जो खुद को रिस्टोर कर ले, वापस उसी फॉर्म में आ जाए। स्प्रिंग को खींचते हो, छोड़ने पे वापस उसी फॉर्म में आती है कि नहीं आती? आती है ना। ये जो देखो, जब आप खींचते हो ना, तो ये फोर्स जो उसके अंदर कलेक्ट होता है, उसके अंदर स्प्रिंग फोर्स जो बनता है, वो वापस उसको उसी फॉर्म में ले आता है जिस फॉर्म में पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होती है हमारे यहाँ पे, इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, क्योंकि जितना आपने खींचा है वो वापस वैसा ही दिख सकता है, वापस बन जाएगा वापस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये। अगर हम यहाँ पे बात कर लें इसके कुछ फार्मूलाज वगैरह की, तो इसका जो स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ना, इसका फार्मूला होता है नेगेटिव ऑफ के एक्स। ठीक है, ये जो लिखा है हमने स्प्रिंग फोर्स का, ये जो फार्मूला लिखा है हमने, ये आता है आपका हुक्स लॉ के अंदर। किसके अंदर आता है? हुक्स लॉ के अंदर आता है। ठीक है, हुक्स लॉ के अंदर आप ऐसा पढ़ते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होती है यहाँ पे? इस के की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। तो अब यहाँ पे बात कर लें, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखें यहाँ पे, या उससे पहले दो केस समझ लेते हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, दोनों केसेस में होता क्या है? पहले केस में क्या किया आपने, इसको खींच के दोनों तरफ से फोर्सेस लगाए, एक्सपैंड कर दिया स्प्रिंग को, है ना, एक्सपैंड किया स्प्रिंग को। तो आपका जो लेंथ था, लेंथ के अंदर कुछ एक्स पार्ट ऐड हो गया होगा जब आपने उसको खींचा। तो दूसरी चीज़ है कि आपने उसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो कंप्रेस करने पे क्या हुआ होगा? कंप्रेस करने पे उसका लेंथ में से कुछ पार्ट उसका कुछ छोटा सा पार्ट उसका कम हो गया होगा। ठीक है, कुछ एल माइनस एक्स कर सकते हैं, एक्स आपका वो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं एक बेसिक सा इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें क्या रहा है कि आपका जो स्प्रिंग है, आपका एक स्प्रिंग है जिसमें कि के की वैल्यू आपकी 200 न्यूटन पर मीटर दे रखी है। ठीक है, उसको स्ट्रेच किया जाता है, उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है। कितने से स्ट्रेच किया जाता है? 0.5 मीटर से स्ट्रेच किया जाता है। तो आपको फाइंड करना है कि स्प्रिंग ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, किया है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे? देखो, फॉर्मूला सिंपल है, माइनस ऑफ के एक्स, माइनस के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 200, और ये 0.5 जो इसका वैल्यू दे रखा है एक्स का, लेंथ का, है ना, वो इतने से स्ट्रेच कर जाती है, बढ़ जाती है इतने से। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स भी कहलाता है स्प्रिंग फोर्स। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी।